दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। हम इस लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करेंगे। बेसिकली 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस थ्योरी से। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस थ्योरी से। आपको पता है कि आपके पास 3 थ्योरी होता है, अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी और बेसिकली 2 थ्योरी आपके पास होता है। एक तो होता है अरेनियस थ्योरी और एक आपके पास होता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट 2 आपके पास थ्योरी होता है ना, अरेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं अरेनियस थ्योरी के बारे में, तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का डेफिनेशन दिया जाता है। देखिए, अरेनियस थ्योरी बेसिकली हम बात करते हैं कि एक ऐसा स्पीसीज़, मतलब अरेनियस थ्योरी कहता है कि एसिड वो स्पीसीज़ है जो क्या करेगा, पानी में डिज़ोल्व करने से, वाटर में डिज़ोल्व करने से H+ आयन देगा, उसको हम एसिड बुलाएंगे। तो अरेनियस थ्योरी क्या कहता है, एसिड ऐसा स्पीसीज़ है जिसको पानी में डिज़ोल्व करने से वो H+ आयन फर्निश करेगा, उसको बुलाएंगे एसिड। सिमिलरली बेस के बारे में अरेनियस ने बोला था कि बेस एक ऐसा स्पीसीज़ है जिसको पानी में डिज़ोल्व करने से वो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको बेस बुलाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास HCl है और इस HCl को आप वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं। तो देखिए, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ से क्या होगा, ये H+ और Cl- में टूटेगा और ये H+ जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करके आपके पास क्या बनाएगा, Cl- और साथ में H3O+ एक्वस ये बनाएगा। अब ध्यान से सुनिए, H3O+ एक्वस बोल दीजिए या आप इसको H+ एक्वस बोल दीजिए, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, दोनों सेम थिंग है, यानी H+ को हम H3O+ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, एसिड ऐसा स्पीसीज है जिसको पानी में डिज़ोल्व करने से वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये इस स्पीसीज को हम एसिड बुलाएंगे अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। सिमिलरली बेस के लिए भी हम बोल सकते हैं। बेस के लिए क्या बोल सकते हैं कि NH3 मान लेते हैं, NH3 गैस जो है वो, इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, तो हमारे पास बनता है NH4+ प्लस OH- एक्वस। ठीक है। यहाँ पे देखिए NH3+ इसने क्या किया, वाटर से H+ लेकर के OH- आयन पानी में प्रोड्यूस किया है, इसीलिए इस स्पीशीज़ को हम बेस बुलाएंगे अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो H3O+ है इसको हम बुलाते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बुलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब H+ को आप पानी में, जैसे HCl को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो H+ आयन को क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। कैसे, ऐसे देखिए, पानी के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेरेंगे, चारों तरफ से सराउंड करेंगे। तो आपके पास एक तो बेसिक हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+, एक हाइड्रोनियम आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, H+ इसको सराउंड कर रहा है बहुत सारे वाटर का मॉलिक्यूल, X बोल देते हैं,
तो ये भी एक तरीका है हाइड्रोनियम आयन को लिखने के लिए, जहाँ पे x क्या हो सकता है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये है अरीनियस थ्योरी। अरीनियस थ्योरी कहता है कि एक ऐसा स्पीशीज जो पानी में जाकर के H+ प्रोड्यूस करे उसको एसिड बुलाएंगे, एक ऐसा स्पीशीज जो पानी में जाकर के OH- आयन प्रोड्यूस करे उसको बेस बुलाएंगे। और हाइड्रोनियम आयन के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा एक बात बोलता है कि एक ऐसा स्पीशीज जो H+ डोनर हो, क्या हो, H+ डोनर हो, इस स्पीशीज को हम एसिड बुलाएंगे। बस वो इतनी सी बात बोलता है कि एक ऐसा स्पीशीज जो H+ डोनेट करता हो उसको एसिड कहेंगे। और बेस के लिए उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्पीशीज जो H+ एक्सेप्टर हो उसको बेस बुलाएंगे। बस उन्होंने इतना बोला। कैसे, ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला कि HCl आप लीजिए, इसको रिएक्ट मतलब इसको पानी में डालिए, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl क्या करेगा, H+ वाटर को डोनेट करेगा और H2O जो है वो H+ वाटर से H+ H2O जो है वो H+ एसिड से एक्सेप्ट करेगा। तो HCl H+ डोनेट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCl जो है वो एसिड हो गया और H2O H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H2O बेस हो गया। तो यहाँ से बना Cl- H2O जो है एक H+ एक्सेप्ट किया, H3O+ एक्वस बना। तो यही बोलता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। सिमिलरली जैसे मान लेते हैं NH3 एक्वस लेते हैं अपन, इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में, HCl एक्वस के साथ में। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये एसिड है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये H+ डोनेट करेगा, और NH3 अगर H+ एक्सेप्ट करता है तो इसको बेस बुलाएंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और HCl को हम एसिड बुलाएंगे। तो यहाँ से बनेगा NH4+ साथ में Cl-। ये है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। HCl जो है एक H+ डोनेट करके Cl- बना रहा था। HCl एसिड बुलाए थे हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि HCl जो है एक H+ डोनेट कर रहा था और डोनेट किया तो उसके बाद बना Cl-। ये एसिड है और इस एसिड का ये होगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सिमिलरली H2O जो है एक H+ एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसको बेस बुला रहे थे, तो बन रहा था H3O+। तो ये बेस है, तो इस बेस का ये होगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है वो अपोजिट इन नेचर होते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एसिड वीक है, वीक एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप क्या करते हैं, अगर एक एसिड में से एक H+, कितना, 1H+ अगर आप निकालते हैं तो बनने वाले स्पीशीज को कॉन्जुगेट बेस बुलाएंगे। और अगर किसी बेस में से आप एक H+ ऐड करते हैं, एक बेस में आप 1H+ ऐड करते हैं, तो बनने वाले स्पीशीज को कॉन्जुगेट एसिड बुलाएंगे। इतना समझ में आया? तो इसको लिख लेते हैं। सो अरीनियस थ्योरी क्या कहता है? कि एसिड एक ऐसा स्पीशीज है, एनी स्पीशीज विच प्रोड्यूस H+ आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर,
और बेस क्या होता है, एनी स्पीशीज विच प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो जैसे HCl इसको वाटर में डिजॉल्व किए तो ये H+ डोनेट किया तो इसको एसिड बोलाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड वो है जो H+ डोनेट करेगा और बेस वो है जो H+ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो HCl जो है H+ डोनेट किया H2O को तो HCl एसिड हो गया और H2O H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो H2O बेस हो गया। एसिड से H+ निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, बेस से H+ निकालते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये दोनों आपस में ऑपोजिट इन नेचर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उससे बनने वाला बेस जो होगा दैट इज कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम बात करते हैं कि कुछ एसिड जो होता है वो मोनोबेसिक होता है। मोनोबेसिक कहने का मतलब है कि वो एक H+ आयन वो अपने आप से निकालेगा। तो मोनोबेसिक एसिड यानी कि एसिड कितना H+ आयन डोनेट करता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। तो बेसिसिटी एसिड का अगर 1 है तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक, जैसे HCl, HNO3, HClO4, CH3, COOH, H3PO2। जैसे ये जो फॉस्फोरस के जो होते हैं ऑक्साइड्स, इसमें जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम वो H+ डोनेट करेगा। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, न्यूट्रल की बात करते हैं तो इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इससे एक कम, मतलब ये एक H+ डोनेट करेगा, इसलिए ये मोनोबेसिक है, ठीक है। फिर अगर कोई एसिड जो है वो 2 H+ डोनेट करता है तो उसको डाई बेसिक बुलाते हैं, यानी उसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। जैसे H2SO4, H2CO3, H2S, H3PO3, जैसे ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड है तो हम बोले थे कि ये उतना H+ डोनेट करेगा जितना इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन उससे कम। तो इसके पास 3 ऑक्सीजन है तो एक कम, यानी ये 2 H+ डोनेट करेगा, इसलिए डाई बेसिक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अब आपसे बोला है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढिए। तो मान लीजिए H2SO4 है तो H2SO4 एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए बस इससे एक H+ निकालना है। तो इससे H+ निकालेंगे तो बनेगा HSO4 नेगेटिव प्लस H+, तो इस स्पीशीज को बुलाएंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैन फर्दर एक्ट एज एसिड। कॉन्जुगेट बेस जो हैं ये एसिड की तरह वापस ऐड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक और H+ है, डोनेट करने का टेंडेंसी है, तो HSO4 नेगेटिव एसिड बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक और H+ ये डोनेट करके SO4 2 नेगेटिव बना लेगा। अगर आपसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछे तो बस उसमें एक H+ का डिफरेंस होगा, समझ में आया? जैसे H3PO3 है तो H3PO3 में कितने H+ डोनेटेबल हैं? 3 ऑक्सीजन है तो 2 H+ डोनेट कर सकता है। पहला H+ डोनेट किया तो H2PO3- बना, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। फिर ये वापस से एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, H+ डोनेट किया, HPO3 2 नेगेटिव बनाया, तो अब ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। फिर ट्राइबेसिक एसिड भी होते हैं जो 3 H+ डोनेट कर सकता है। तो फॉस्फोरस के ऑक्साइड में देखिए 4 ऑक्सीजन है तो एक कम, मतलब 3 H+ ये डोनेट कर सकता है। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, इसका आप कॉन्जुगेट बेस लिख के दिखाइए, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ऑल्दो ZnOH होल ट्वाइस जो है ये एक बेस है, लेकिन इसको एसिड जबरदस्ती मान के हम पूछ रहे हैं कॉन्जुगेट बेस बताइए, तो जबरदस्ती पूछ रहे हैं तो हम जबरदस्ती आंसर देंगे। ZnOH होल ट्वाइस का कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, यानी एक एसिड है, तो एसिड क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ डोनेट करता है, तो इससे एक H+ निकाल दीजिए तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो H+ निकालने के बाद इससे क्या बनेगा, एक H+ निकालिए तो बनेगा ZnO और साथ में OH नेगेटिव। कैसे, ध्यान से देखिए, ये था Zn, ये OH और ये था OH, एक H+ निकालिए तो क्या बनेगा, ZnOH और यहाँ बनेगा O नेगेटिव और साथ में H+ निकला, बस यही करना है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है सर।
अब एक स्पीसीज होता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। देखिए एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, देखिए एम्फी वर्ड जो है ये एम्फीबियन से आया है। एम्फीबियन क्या होता है? जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है। तो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज है जो H+ डोनेट भी कर सकता है एज वेल एज वो H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी H+ डोनेट भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ऐसे स्पीसीज को हम बुलाते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। अब ध्यान से सुनिए, एक पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए, एक पॉलीप्रोटिक स्पीसीज के लिए, पॉलीप्रोटिक स्पीसीज के लिए, पॉलीप्रोटिक स्पीसीज मतलब जो एक से ज़्यादा H+ डोनेट कर सकता है, ऐसे स्पीसीज को पॉलीप्रोटिक स्पीसीज बुलाएंगे। तो एक पॉलीप्रोटिक स्पीसीज जो है वो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की तरह काम कर सकता है। पॉलीप्रोटिक स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस जो है वो एज ए एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की तरह काम कर सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके पास है H2CO3, ठीक है। H2CO3 एक एसिड है, इसका बेसिसिटी होता है 2, यानी एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, यानी कि एक से ज़्यादा H+ डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है ये। आपने इसमें से एक H+ निकाला तो क्या बनेगा? HCO3 नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिए, ये HCO3 नेगेटिव ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? इसका। अब इसमें से एक आप H+ ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से एक आप H+ निकाल भी सकते हैं, यानी एक ऐसा स्पीसीज जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, H+ डोनेट भी कर सकता है। तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहलाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। जैसे आप इस स्पीसीज को देखिए H2PO2, H2PO2 जो है, जैसे H3PO2 को देखिए, इसमें एक ऑक्सीजन कम, उसका बेसिसिटी 1 है। तो इससे जब H+ निकालिएगा H2PO2 नेगेटिव बनेगा। तो ये जो है कॉन्जुगेट बेस, ये बेसिकली एक H+ एक्सेप्ट तो कर सकता है लेकिन एक H+ डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास है ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा कि H2PO2 नेगेटिव क्या ये एम्फीप्रोटिक है, तो आप इसको एम्फीप्रोटिक बोलने से पहले आप इसके पेरेंट एसिड पे जाइएगा, यानी इसका पेरेंट एसिड होगा H3PO2। तो H3PO2 से आप एक H- निकालिए, इसका बेसिसिटी 1 देखिए, इसका बेसिसिटी 1 होगा। तो ये तो पॉलीप्रोटिक है ही नहीं। तो पॉलीप्रोटिक नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसे एक H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक H+ डोनेट भी कर सकता है, यानी ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। सिमिलरली H2PO3 में आपसे पूछा कि क्या ये एम्फीप्रोटिक है या नहीं, तो आप इसके पेरेंट एसिड पे जाइए। तो H3PO3, तो ये इसका बेसिसिटी देखिए 2 है, इसका बेसिसिटी 2 है, यानी पॉलीप्रोटिक है। तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइएगा तो वो H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, H+ डोनेट भी कर सकता है, यानी ये एम्फीप्रोटिक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा HCO3 क्या ये एम्फीप्रोटिक है, तो देखिए HCO3 से जब आप एक H+ निकालिएगा तो CO3 2- बनेगा, ठीक है। और एक H+ इसको आप जब डोनेट करिएगा, एक्सेप्ट कराइएगा, तो H2CO3 बनेगा। तो ये एम्फीप्रोटिक है। CO3 2 नेगेटिव, इसमें तो H है ही नहीं, तो ना तो ये डोनेट कर सकता ना ये एक्सेप्ट कर सकता, डोनेट तो कर ही नहीं सकता। HS नेगेटिव वो एक H+ डोनेट भी कर सकता है और वो एक H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो यानी ये एम्फीप्रोटिक है। सिमिलरली इसमें H2CO4 नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? एक ऐसा स्पीसीज जो पानी में जा कर के टूटता है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बुलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लेकिन अगर वो पानी में जा कर के
बहुत कम आयोनाइज हो, बहुत कम टूटे, तो इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बुलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से सुनिए, पानी में जाकर के ये 100% आयोनाइज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर पानी में जाकर के ये 100% आयोनाइज हो रहे हैं तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, क्या इसको 1 बोल सकते हैं, यानी 100%। और सिंस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पानी में जाकर के पार्शियली टूटता है ना, बहुत कम टूटता है, बहुत कम आयोनाइज होता है, तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 0 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 1 से कम होता है, इसलिए तो इसको वीक बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, जैसे कि HClO4, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HBr, और जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर सॉल्युबल हैं। कैसे? कौन कौन से? जैसे जो सोडियम और अमोनियम और पोटेशियम के सॉल्ट हैं, जैसे NaCl हो गया, NH4Cl हो गया, जैसे NaNO3 हो गया, KNO3 हो गया, NaHCO3 हो गया। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब ये है कि ये वाटर में जा करके 100% आयोनाइज हो जाएंगे, यानी इनका अल्फा 1 होगा। तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि ये पानी में जाकर के पार्शियली टूटेगा, अल्फा <1 ग्रेटर देन 0। इसके एग्जाम्पल देखिए, जितने भी वीक एसिड हैं और जितने भी वीक बेस हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे वीक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वीक एसिड कौन होंगे? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें COH ग्रुप होगा वो सब वीक एसिड होगा। जैसे HCOH, CH3, COOH, COOH, COH, है ना, ये हो गए। बाकी और होंगे जैसे HCN हो गया, H2CO3 हो गया, H2S हो गया, H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया। ये सारे वीक एसिड हैं, तो ये पानी में जाकर के पार्शियली टूटेंगे। और अगर वीक बेस की बात करते हैं, वीक बेस की बात करते हैं तो वीक बेस में अमोनिया और अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब वीक बेस में आते हैं। अमोनिया NH3 एक्वस, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, अमोनिया को हम ऐसे भी लिखते हैं, अमोनिया एक्वस को NH4OH, क्योंकि ये वाटर से OH- आयन एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके जितने भी डेरिवेटिव मतलब RNH2, PHNH2, ये सब क्या होंगे? वीक बेस होंगे। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल AB एक्वस है, इसको पानी में डिजोल्व करते हैं। AB एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये 100% आयोनाइज होगा, तो इसको इस एरो से बुलाते हैं, कंप्लीट एरो से डिनोट करते हैं। तो ये टूट करके बनाएगा A+ एक्वस प्लस B- एक्वस, ये बनाएगा। और सिंस इनका आयनाइजेशन 100% है तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट KI से डिनोट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। हाई मतलब अराउंड 10⁻20 या 10⁻30 के अराउंड होता है इसका डिग्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन वही अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं AC, इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना नहीं टूटेगा, तो हम इस एरो से, डबल हेडेड एरो से डिनोट करेंगे। तो ये बनाएगा A+ एक्वस प्लस C- एक्वस, ये बनाएगा। अच्छा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम KI से बुलाएंगे। KI को बेसिकली आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बुलाते हैं, या इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बुलाते हैं, या इसको हम
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बुलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयंस जो है टूटने के बाद वो इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में जो होगा वो कम डिसॉल्व होगा, है ना, पानी में कम टूटेगा। जैसे मान लेते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास AC, इसको पानी में हमने डिसॉल्व किया, ठीक है। तो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसका कुछ आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पानी में जाकर के टूटेगा किस में, A+ एक्वस प्लस C- एक्वस। मान लेते हैं टाइम t = 0 पे हमने इसका C मोलर लिया है AC का, तो टाइम t = 0 पे ये 0 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। एट इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो इसमें AC का C में से C अल्फ़ा जाएगा, और इसके अगर C अल्फ़ा जा रहा है तो इसका बनेगा C अल्फ़ा, इसका बनेगा C अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम KI लिखते हैं तो KI को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा C² अल्फ़ा², यानी कि C अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यानी C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फ़ा। तो देखिए KI आ गया, यहाँ से एक C कॉमन लेंगे तो ये एक C खत्म, तो यहाँ से आएगा C अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा। ये आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर अल्फ़ा जो है वो 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि अल्फ़ा जो है वो <= 5% है, या अल्फ़ा का वैल्यू <= 0.05% है, तो इस केस में अल्फ़ा को हम 1 से बहुत छोटा मानेंगे और 1 - अल्फ़ा को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर लेंगे। तो हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट KI आएगा वो आएगा C अल्फ़ा² के बराबर। 1 - अल्फ़ा को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मानेंगे तो KI आ जाएगा C अल्फ़ा²। तो अल्फ़ा का यहाँ से वैल्यू आया KI अपॉन C√अंडर। तो ध्यान से सुनिए, KI क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC। और ये तभी वैलिड है जब अल्फ़ा इज़ वेरी 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 <1, ठीक है। अगर अल्फ़ा 1 से छोटा नहीं है तो यहाँ क्वाड्रेटिक बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक AB इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.1 मोलर, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁶। तो AB को हम और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो AB एक्वस, इसको डिसॉल्व किए पानी में तो A+ और B-, तो 0.1 में से 0.1 अल्फ़ा जाएगा, तो इसका 0.1 अल्फ़ा और इसका 0.1 अल्फ़ा बनेगा। KI को लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, तो 0.1 इंटू अल्फ़ा² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा 1 से बहुत छोटा है तो अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा को लिख सकते हैं √ KI अपॉन 0.1। KI है 10⁻⁶, तो अल्फ़ा आ गया इतना, यानी कि इतना। तो ये देखिए अल्फ़ा जो है ये 0.05 से बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन इस केस में देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट, KI इसका दिया है 10⁻3, तो अल्फ़ा चेक करेंगे हम, तो अल्फ़ा है KI अपॉन C, √ KI अपॉन C। तो KI के जगह पे डालेंगे हम 10⁻3 और C है 0.1, तो अल्फ़ा देखिए आ रहा है 0.1%, यानी कि 10%। 10% हमने बोला था अल्फ़ा <= 5% होना चाहिए, तब हम नेगलेक्ट करेंगे। तो इस केस में हम 1 - अल्फ़ा को हम 1 के बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अल्फ़ा निकालने के लिए। अच्छा, अभी हमने बोला है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का फॉर्मूला आता है √ KI/C। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी।
मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब आप क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलैरिटी कम होगा इस रिलेशन से। अगर मोलैरिटी कम होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कि अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, मोलैरिटी कम होगा। मोलैरिटी कम होने से क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा। यानी कि अगर आप किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। इसको पहली बार बताया था ओस्टवाल्स ने, इसीलिए इसको बुलाते हैं ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। क्या बुलाते हैं, ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जब आप डाइल्यूट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इस रिलेशन से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी कम होगा, मोलैरिटी कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ने का मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। बहुत बढ़िया साहब। अब ध्यान से सुनिए, फिर ओस्टवाल साहब एक और बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप सॉल्यूशन को इन्फानाइट डाइल्यूट कर दीजिए। इन्फानाइट डाइल्यूट करने का मतलब कि सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है। इसका कहने का मतलब है कि आप पूरे एक स्विमिंग पूल में एक चुटकी नमक डालते हैं, तो एक चुटकी नमक डालने से पूरे स्विमिंग पूल में, तो ये तो इन्फानाइट डाइल्यूशन का केस है। तो इन्फानाइट डाइल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो करीब करीब 10⁻⁹ मोलर होता है। तो 10⁻⁹, तो ये लगभग 10⁻⁻⁰ है। ये C जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁰ है। तो अल्फा इस केस में हम 1 ले लेते हैं, मतलब 100% आयोनाइजेशन बोल देते हैं। तो ओस्टवाल्स ने ऐसा भी बोला कि इन्फानाइट डाइल्यूशन करने पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% आयोनाइज होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% आयोनाइज होता है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। डन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है HA, इसको पानी में डिसॉल्व किए तो H+ और A- बना। टाइम t = 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था C, तो इसका 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे C में से C अल्फा जाएगा तो C - C अल्फा, इसका बनेगा C अल्फा C अल्फा। एसिड है तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हम Ka लिखेंगे, तो Ka होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, यानी C अल्फा² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो 1 - अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो Ka हो जाएगा C अल्फा², तो अल्फा को लिख सकते हैं √Ka/C। H+ होता है C अल्फा के बराबर, H+ होगा C अल्फा के बराबर, तो अल्फा की जगह पर ये रखेंगे तो H+ आ जाएगा √Ka/C। सिमिलरली ये मोनोप्रोटिक एसिड है। अगर एक बेस के लिए, एक मोनोप्रोटिक बेस के लिए बात करते हैं तो वहाँ Ka के जगह Kb आ जाएगा और सब चीज़ सेम होगा। Ka के जगह Kb आ जाएगा, H+ की जगह OH- आ जाएगा और Ka के जगह Kb आ जाएगा। बस इतना सा है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3COH। देखिए ये वीक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है, इसका Ka गिवन है और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो अभी अभी आप पढ़ के आए कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते थे C अल्फा। आपको देखिए कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, ठीक है, अल्फा नहीं दिया है। तो अल्फा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था √Ka/C। Ka आपको गिवन है 10⁻⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1, तो अल्फा निकाल लेंगे। C गिवन है, अल्फा पुट करके H+ आयन का वैल्यू पुट
कर देंगे, और अगर pH पूछ दे तो नेगेटिव लॉग ले लेंगे H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन का, हमारे पास pH आ जाएगा। डन। अब हम बात करते हैं pH स्केल के बारे में, pH स्केल के बारे में, और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में भी बात करेंगे। pH का जो वैल्यू होता है दैट इज नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, या pKa अगर हम लिखते हैं तो ये होता है नेगेटिव लॉग Ka, या pKb अगर लिखते हैं तो ये होता है नेगेटिव लॉग Kb। अगर हम आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है H2O लिक्विड, ये सेल्फ आयोनाइज होता है और ये बनाता है H+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, ये बनाता है। तो अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखते हैं यानी KW लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रल वाटर के लिए जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू आता है 10⁻⁻7 के बराबर। तो क्या आप KW लिख सकते हैं क्या? KW होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, दोनों का सेम है तो दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। तो KW का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है 10⁻⁻14। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो KW का वैल्यू है वो बढ़ेगा मतलब नेगेटिव में ज़्यादा होता है तो उसको कम बोलेंगे, और नेगेटिव में कम होता है तब बोलते हैं बढ़ना। यानी कि KW 10⁻⁻40 से, जैसे 10⁻⁻13 हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा, तो इसको बढ़ना बोलते हैं। नेगेटिव में कम होता है तो बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा KW होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। दोनों तरफ अगर आप लॉग लेते हैं तो नेगेटिव लॉग KW, नेगेटिव लॉग H+ प्लस नेगेटिव लॉग OH-। तो लॉग KW क्या होता है, नेगेटिव लॉग KW क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। नेगेटिव लॉग KW होता है PKW के बराबर, और नेगेटिव लॉग H+ होता है PH, और नेगेटिव लॉग OH होता है POH। तो PKW इक्वल टू PH प्लस POH, ये वैलिड है एट ऑल टेम्परेचर। लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस KW होगा 10⁻⁻14, PKW होगा 14, और PH प्लस POH 14 के बराबर होगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम pH स्केल की बात करते हैं तो pH स्केल में बेसिकली 0 से PKW की तरफ वेरी करता है, ये सभी टेम्परेचर पे काम होगा। जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो PKW/2 होगा, और PKW/2 से नीचे जाएंगे तो वो एसिडिक होगा, PKW/2 से ऊपर जाएंगे तो वो बेसिक होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे PKW होता है 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 न्यूट्रल पॉइंट होगा। 7 से नीचे गए तो एसिडिक, 7 से ऊपर गए तो बेसिक। लेकिन मान लीजिए आपको बोला कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो KW का वैल्यू बढ़ेगा, तो जो बेसिकली जो आपका pH स्केल है वो श्रिंक कर जाता है, ये याद रखिएगा।